हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम बात कर रहे हैं जीवन के इकाई के बारे में, जिसका नाम है सेल यानी कि कोशिका। कोशिका के बारे में अभी तक आपको काफी आइडिया आ गया है। हम बात कर रहे हैं सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बात की है यहाँ पर। जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको हमने पढ़ा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपने डिफ्यूजन को समझा, इसी के साथ साथ आपने ऑस्मोसिस को समझा। ठीक है, ऑस्मोसिस को आपने कहा कि तीन यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो लिए गए, और उसके बेसिस पे देखा गया कि जो पानी है वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को कैसे फॉलो करते हैं। तो हमने कहा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में यहाँ पर जो मूवमेंट पाई जा रही है उसको हमने क्या कहा है, ऑस्मोसिस कहा है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोसिस को हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आया था, हमने कहा था कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनिमल सेल के बारे में, तो हमने आउटर मोस्ट कवरिंग के रूप में देखा है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली को यहाँ पर, ठीक है, या प्लाज्मा झिल्ली को। चारों नाम एक ही हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। मैं बार बार कहती हूँ, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों क्या है, एक ही चीज है। अब अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है, जिसका नाम होता है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। ये फीचर यहाँ पर प्लांट सेल का ही होता है, एनिमल सेल का नहीं होता है। इसके अलावा आपने कहा और जो सेल होती है, जैसे बैक्टीरियल सेल है, जैसे फंगल सेल है, इनका भी जो लक्षण है कोशिका भित्ति, उनका भी होता है, उनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो आप जब जब यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जब यहाँ पर आप वर्गीकरण पढ़ते हैं, हमने कहा यहाँ पर अर्थ में जितने भी जीव जंतु पादप हैं, जितने भी जीव जंतु या पादप एग्जिस्ट करते हैं, उनको 5 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जिन्हें 5 जगत के नाम से हमने जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने कहा कि जितनी भी यहाँ पे लिविंग एंटिटीज होती हैं अर्थ पे, जो भी एग्जिस्ट करती हैं, आप उसमें प्लांट कह सकते हैं, एनिमल कह सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, प्रोटोजोन्स आप कह सकते हैं, यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर, माइक्रोस्कोपिक से लेके लार्ज जो बॉडीज हमारे पास आती हैं, लार्ज एंटिटीज जो हमारे पास आती है, सभी इंक्लूड होती हैं। वो जो 5 हमारे पास क्या आते हैं, ग्रुप आते हैं, उनका नाम है मोनेरा। ठीक है, मोनेरा। सेकंड है प्रोटेस्टा। फंजाई। प्लांटी। और नेक्स्ट है एनिमेलिया। एनिमेलिया, ठीक है। हमने कहा ये 5 जगत हमारे पास आते हैं, मोनेरा आता है, प्रोटेस्टा आता है, फंजाई आता है, प्लांटी आता है। ठीक है, अब मोनेरा में आप पढ़ते हैं यहाँ पर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोटिस्टा में हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोटोजोन्स के बारे में। जितने भी प्रोटोजोन्स के बारे में आप बात करते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब कहाँ आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। ये यहाँ पर यूनिसेलुलर थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या थे, यूकैरियोट हो गए थे, प्रोकैरियोट नहीं है। इनका एक और जो लक्षण है वो कैसा है, प्रोकैरियोट है। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, फिलहाल के लिए आप इतना समझिए। प्रोकैरियोट, जब हम प्रोकैरियोट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, तब हम प्रोकैरियोट जो टर्म है उसे डिटेल में समझेंगे, क्या होते हैं प्रोकैरियोट।
अभी के लिए इतना समझिए कि प्रोकैरियोट बहुत सिंपल सेल होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। मोनेरा में यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में आपने कहा प्रोटोजोन्स हमारे पास आते हैं। फंजाई में हमारे पास कवक आते हैं। यहाँ पर कवक यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो फंजाई या जो कवक है उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे आप फंगस देखते हैं जो फंगस लग जाती है, जैसे ब्रेड मोल्ड है। कुछ जो फंजाई होते हैं, कुछ कवक को हम खाते हैं, जैसे मशरूम हो गया है। कुछ को हम इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी यहाँ पर यूज में लेके आते हैं, जैसे कि आपने कहा ईस्ट हो गए हैं, तो ये फंगस होती है। फंगस यानी कि फफूंद जो हमारे घरों में लगती है एक टाइप की। अब फंगस ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक होती है, अलग अलग कैटेगरी होती है। फंगस आपने कहा फफूंद भी लगती है। फंगस को जो फंजाई होती है, एक प्रकार की फंजाई हमने अभी एग्जांपल लिया है, मशरूम है, एक ईस्ट है। तो आपने कहा कि अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उनके यूज भी अलग अलग यहाँ पर होते हैं, कुछ हार्मफुल होंगे, कुछ बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, प्लांटी में अगर हम बात करें तो प्लांटी में बहुत अलग अलग ग्रुप आते हैं, जैसे कि आपने कहा थैलोफाइटा हो गया, जैसे कि आपने कहा ब्रायोफाइटा होगा, जैसे कि आपने कहा टाइडोफाइट्स है, जैसे कि आपने कहा जिम्नोस्पर्म है, जैसे कि आपने कहा एंजियोस्पर्म है। 5 ग्रुप होते हैं प्लांट्स के, प्लांटी के। इनके अंदर सारे जो प्लांट हैं उनको आप स्टडी करते हैं जब आप 11th में जाएंगे। 11th में आप इन सभी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं अगर आप बायो स्ट्रीम से हैं तो प्लांटी में आप सारे प्लांट्स की बात करेंगे, माइक्रोस्कोपिक भी होंगे, यूनिसेलुलर भी होंगे, मल्टी सेलुलर भी होंगे, ट्री भी होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं। सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वही एनिमेलिया में भी सेम होता है। आपने कहा कि आपके पास डिफरेंट फाइलम आते हैं, फाइलम पॉरीफेरा टू फाइलम कॉर्डेट्स। पॉरीफेरा में जो एनिमेलिया है, एनिमेलिया में आप एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, जंतुओं के बारे में आप यहाँ पर बात करते हैं। और जंतु कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपने कहा, जैसे जब आप विकास पढ़ेंगे, इवोल्यूशन जब आप पढ़ते हैं यहाँ पर, तो इवोल्यूशन जब भी आपने स्टार्ट किया है आप पानी से स्टार्ट करते हैं, कि जीवन की शुरुआत जब भी हुई है पानी से हुई है। चाहे आप प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, आप थैलोफाइटा के बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल आपके पास एल्गी आते हैं। एल्गी मोस्टली पानी में रहते हैं या फिर पानी जहाँ पे मॉइस्चर वाली जगह है वहां पर पाए जाते हैं। तो आपने कहा प्लांट्स की जो शुरुआत है वो भी कहाँ हुई है, पानी से हुई है। ठीक है, आपने कहा एनिमल्स की जो शुरुआत है वो भी पानी से हुई है। जो पॉरीफेरा होते हैं, पॉरीफेरा भी क्या है, एक प्रकार के जंतु है, एक प्रकार के एनिमल है जो पानी में पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, स्टेबल होते हैं। यहाँ पे कैसे होते हैं वो, अ, जो पानी है पानी में मूव नहीं करते हैं, स्थिर रहते हैं, अपने बॉटम से अटैच्ड रहते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल होते हैं। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ सेल्स यहाँ पे पाए जा रही है, टिश्यू यहाँ पे नहीं बनते हैं। और आप बात करते हैं कॉर्डेट्स पर, कॉर्डेट्स में आपके पास क्या आते हैं, कॉर्डेट्स में आपके पास डिफरेंट क्लासेस आती हैं जिनमें आप मनुष्य को भी पढ़ते हैं। तो आपने कहा ऐसे जीव जो बहुत सूक्ष्म है, यहाँ पे सेलुलर लेवल का इनका ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ कोशिका इनमें पाई जा रही है। जिस कोशिका के बारे में आप बात कर रहे हैं सिर्फ कोशिका इनमें पाई जा रही है। और आप पढ़ते हैं कहाँ तक, मनुष्य तक, जो कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर हम सभी चीजों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। अब इन चीजों के बारे में हम अभी क्यों डिस्कस करें, क्योंकि अभी तो हमारा चैप्टर सेल चल रहा है, इसलिए करते हैं क्योंकि हमने कहा कि आप चाहे मोनेरा की बात करें तो इसमें भी सेल वॉल पाया जाता है, प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल होगा, फंजाई में भी सेल वॉल होगी, प्लांटी में भी सेल वॉल होगी। सिर्फ एनिमेलिया एक ऐसा यहाँ पे ग्रुप होगा जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इन 5 ग्रुप में से सिर्फ एनिमेलिया एक ऐसा ग्रुप है कि जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसीलिए जब हम पढ़ रहे थे एनिमल सेल को तब आपने सेल वॉल नहीं पढ़ी थी वहां पर। आगे जाकर के आपको 3 सेल पढ़नी है, 3 सेल पे हम फोकस करेंगे। एक तो हम बात करेंगे बैक्टीरियल सेल के बारे में, बैक्टीरियल सेल को हमें डिटेल में पढ़ना है। एक हम बात करेंगे प्लांट सेल के बारे में और एक हम बात करेंगे एनिमल सेल के बारे में। अभी हम किसी पर्टिकुलर सेल के बारे में नहीं पढ़ रहे, अभी हम जनरल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। सेल क्या होती है, सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है और सेल बेसिकली किन चीजों से मिलकर के यहाँ पे बनी होती है। इतनी बातें क्लियर हैं तो आगे बढ़े, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, सेल वॉल का कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो अब बात करेंगे थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में, जिसे हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, सेल का ब्रेन हम इसे कहते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें आपको बताई गई हैं, उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे न्यूक्लियस। हमने कहा the nucleus has a double layered covering called nuclear membrane. The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is, to the cytoplasm. The nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structure only when the cell is about to divide. Chromosomes contain information for inheritance of features from parent to next generation in form of DNA, deoxyribonucleic acid molecules. Chromosomes are composed of DNA and protein. Functional segments of DNA are called genes. The nucleus play a central role in cellular reproduction. सिर्फ पढ़ा है, अभी आप समझते हैं चीजों को, आपको क्या क्या चीजें बताई गई हैं। हमने जब सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी तो हमने सेल के ऑर्गेनाइजेशन में कितने पार्ट्स देखे थे। यहाँ पे देखिए, हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। इसको, इस वाले पोर्शन को हमने न्यूक्लियस कहा था। अब हमें ये पार्ट पढ़ना है, ये पोर्शन क्या है और इसका फंक्शन क्या है या क्या इसका महत्व यहाँ पर होता है। चलिए, हमने एक सेल ली है, अब हम एनिमल सेल ही ले रहे हैं और हम बेसिकली दिखाते हैं इस प्रकार से, इस वाले स्ट्रक्चर को, ये वाला स्ट्रक्चर। तो हमने कहा ये है सेल मेम्ब्रेन, बीच में भरा होता है साइटोप्लाज्म। अब ध्यान दीजिए, सेल मेम्ब्रेन को हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ये हम बार बार यहाँ पर लिख चुके हैं, इसीलिए हम बार बार दोनों जो लैंग्वेज है उसमें नहीं लिख रहे, क्योंकि आपने एक बार नोट कर लिया है। अब आप जितनी बार उसे रिवाइज करेंगे आपको अच्छे से वहाँ पे याद हो जाएगा। इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो मैं बाकी के पार्ट्स हटा दूं, ये वाले पार्ट्स, क्योंकि फिलहाल हम न्यूक्लियस पे फोकस करेंगे। न्यूक्लियस को हम कहते हैं केंद्रक, केंद्र जो केंद्र में है। पर ऐसा नहीं है कि ये केंद्र में होता है। जब आप एनिमल सेल, जब आप प्लांट सेल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये केंद्र में ना होकर के बल्कि कॉर्नर में कहीं होता है। एनिमल सेल में ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, केंद्र में होता है। इसका नाम है केंद्रक। अगर मैं इस केंद्रक को खोल के देखो तो वैसे तो हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं न्यूक्लियस के बारे में, जब हम सेल संगठन का हमने इंट्रो दिया था तब हम कर चुके हैं। थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर मैं इस न्यूक्लियस को यहाँ पर खोल करके देखूं तो ये कैसा हमें दिखता है। ये हमें इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का हमें दिखता है। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर इनका नाम है, ये मेम्ब्रेन हमारे पास आती है, इनका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्रक झिल्ली। इनका नाम क्या है, केंद्रक झिल्ली है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली ये भी मेम्ब्रेन से बनी है। अब हमने कहा इनके अंदर क्या होता है, कुछ तरल होता है। जैसे सेल है, ध्यान देखिए हम किसकी बात करें, न्यूक्लियस। इसके बाहर सेल है, सेल मेम्ब्रेन इसके बाहर है, उसमें क्या भरा है, न्यूक्लियस भरा हुआ है। यानी हम बात करें कि इसके अंदर क्या है, ये जो आपका मिड वाला पोर्शन है इसके अंदर क्या है, इसकी बात चल रही है। तो इसमें भरा होता है तरल। जैसे कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, वैसे ही इसके अंदर भी क्या भरा होता है, यहाँ पे तरल प्रकार से भरा हुआ होता है। इस तरल को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, यानी कि सेल का जो द्रव है उसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं और न्यूक्लियस का जो द्रव है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म को भी लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ताकि आप रिलेट कर सकें चीजों को। ये तो साइटोप्लाज्म है और वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो तरल है।
इसका नाम हमने क्या बोला, साइटोप्लाज्म बोला, यानी कि कोशिका द्रव। ठीक है, ये केंद्रक द्रव होगा, फिर केंद्र के अंदर जो द्रव है केंद्रक द्रव होगा। अब यहाँ पर इसमें हमें कुछ और संरचनाएं दिखाई देती हैं जो इस प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसको हमने क्या बोला है यहाँ पे, जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ, क्या कहेंगे इसे, आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं इन्हें। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है और इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में, किसी भी जीव के बॉडी में कोई भी गुण हमारे पास आते हैं। गुण कोई भी हो सकते हैं, बाहरी गुण आपका रंग रूप आकार जो होता है, आंतरिक जो गुण होते हैं कि आपके शरीर में जो प्रक्रियाएं हैं वो कैसे चल रही हैं, हार्मोनल बैलेंस किस प्रकार है, हार्मोन किस क्वांटिटी में रिलीज हो रहे हैं, सभी चीजों की जो इंफॉर्मेशन होती है, सभी के लिए जो उत्तरदायी होता है वो होता है आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, इस आनुवांशिक पदार्थ का नाम है डीएनए। इस आनुवांशिक पदार्थ का नाम क्या है, डीएनए है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अभी तक आपने जो चीजें आपको बताई गई थी उनमें से आपने क्या चीजें पढ़ ली हैं और क्या चीजें रह गई हैं, क्या चीजें आपको पढ़नी है। हमने बात की है कि केंद्रक एक दोहरी परत वाला आवरण होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आपने कहा कि जो केंद्रक है वो दोहरी परत, एक परत ये है और एक परत ये है। ठीक है, तो एक बाहरी मेम्ब्रेन होगी, एक अंदर की मेम्ब्रेन होगी, दोहरी परत से मिलकर के बना होता है जिसका नाम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली यहाँ पर होता है। ये चीज हमने क्लियर कर ली है। अब देखा, परमाणु झिल्ली में छिद्र होते हैं जो सामग्री को नाभिक के अंदर या उसके बाहर यानी साइटोप्लाज्म में स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। अब यहाँ पर हमने बीच बीच में कुछ पोर्स बनाए हैं, अगर आपको ध्यान होगा ये क्या है, बीच बीच में पोर्स हैं, पोर्स यानी कि छिद्र होते हैं। ठीक है, इन छिद्रों के माध्यम से न्यूक्लियस के अंदर की सामग्री बाहर इस साइटोप्लाज्म में आती है, यानी कि बाहर आती है और बाहर की सामग्री अंदर जा सकती है अकॉर्डिंग टू नीड, आवश्यकता के अनुसार ये आवागमन यहाँ पर होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, ये तो बात तो हमने अभी तक की नहीं कि केंद्रक में गुणसूत्र भी होते हैं। ठीक है, केंद्रक में हमने कहा क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। अगर आपको ध्यान है कि ये सेल है, ये सेल का केंद्रक है, इस केंद्रक को हमने यहाँ पे बनाया है, तो मैं इसे हटा लूं ताकि आप यहाँ पे क्रोमोसोम को समझ सकें। तो मैं ये यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। चलिए, अब क्या होते हैं जो गुणसूत्र हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अभी आपको ध्यान एक चीज रखनी है, डीएनए, डीएनए जो कि केंद्रक के अंदर होता है। ये जो डीएनए है यहाँ पर, ये जो डीएनए है ये क्या है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड डीएनए हमारे पास आता है। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है वो अरेंज हो जाता है इस प्रकार के स्ट्रक्चर में। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में जो डीएनए है, यहाँ से देखिए ये हमारा डीएनए है और डीएनए इस प्रकार के स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। तो डीएनए ऐसे ही अरेंज नहीं होता है। पहले तो जो डीएनए है, डीएनए क्या होता है, एक शेप में आता है और एक शेप में आने के लिए यहाँ पर कुछ चीजें, जैसे हमने कहा कि दो रस्सियां हैं, दो रस्सियों को साथ में बांधने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है, वैसे ही डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है इन्हें बांधने के लिए बीच में कुछ चाहिए होता है, ये एक प्रोटीन होती है। ठीक है, नाम इसका हिस्टोन प्रोटीन है। अभी अगर आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है, वरना 10th में आप इन सभी चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपने कहा कि यहाँ पर ये जो प्रोटीन है ये डीएनए को क्या करती है, आपस में बांध देती है। आप एक बार ये समझिए एक चीज के लिए, आप ये समझिए कि जो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो क्या कर रही है, हिस्टोन प्रोटीन इन्हें आपस में बांध दे रही है। तो यहाँ पर इन स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम कह रहे हैं। अगर मैं कहूँ क्रोमोसोम क्या होते हैं, किस चीज से बने होते हैं, क्रोमोसोम बने होते हैं तीन चीजों से। डीएनए होता है, एक प्रोटीन ये होती है हिस्टोन प्रोटीन, और एक प्रोटीन इसमें पाई जाती है जिसे हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो दो प्रकार की होती है, एक प्रोटीन तो है हिस्टोन प्रोटीन और एक है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के अतिरिक्त, प्रोटीन के अलावा कोई प्रोटीन होती है और वो क्या करती है, यहाँ पे क्रोमोसोम का निर्माण करती है।
तो डीएनए एक्चुअली में इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखता है कब, जब कोशिका में विभाजन होता है। जैसे हमने बचपन से पढ़ा है कि कोशिका विभाजित होती है, और जब कोशिका में विभाजन होता है तब क्या होता है, यहाँ पर जो वृद्धि है वो होती है। आगे जाकर के नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा, हम टिश्यू चैप्टर में यही चीजें पढ़ेंगे कि सेल में डिवीजन हुआ और तब जाके यहाँ पे ग्रोथ हुई। एक्चुअली में सेल क्या है, एक ये सेल है, ठीक है, इसमें डिवीजन हुआ तो एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। जो डीएनए है वो इस रूप में आपको तभी दिखेगा जब कोशिका में विभाजन हो रहा होगा, तभी दिखेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखते हैं। तो आप पढ़ लेते हैं। हमने कहा केंद्रक में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं जो छड़ के आकार की संरचनाओं के रूप में तभी दिखाई देते हैं जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्रोमोसोम के बारे में। आपने कहा क्रोमोसोम क्या होते हैं, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड अणुओं के रूप में माता पिता से अगली पीढ़ी तक सुविधाओं की विरासत की जानकारी रखते हैं। सुविधा नहीं होगा यहाँ पे, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो गुणसूत्र हैं, जो यहाँ पे कैरेक्टर हैं, यहाँ पर क्या मतलब है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अणुओं के रूप में माता पिता से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और विरासत की जानकारी रखते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है गुणों का स्थानांतरित होना, गुणों का पास होना। जैसे कि हमने कहा बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो हमारे कैरेक्टर हमारे माता पिता से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, क्योंकि हमने कहा कि जो डीएनए है, डीएनए गुणसूत्र के रूप में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। हमारी बॉडी में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि 2 क्रोमोसोम जैसे ये हैं, ऐसे ही हमारे पास कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसको हम एक जोड़े के रूप में भी मानते हैं। मैं कहूँ ये 2 क्रोमोसोम है, या मैं ये भी कहूँ कि ये एक जोड़ी क्रोमोसोम है, एक ही बात है। तो इसीलिए 46 क्रोमोसोम को हम 23 पेयर के रूप में भी पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास इतने क्रोमोसोम होते हैं, इतने क्रोमोसोम में हमारे पास डीएनए होगा, और यहाँ पर इसीलिए हमने कहा कि ये जो डीएनए है वो सारे कैरेक्टर्स के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। ये जो हमारे पास गुणसूत्र होते हैं ये क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। हमने पढ़ा है जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो गुणसूत्र जो है उनका जो नंबर है वो आधा हो जाता है। 46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं माता में, और ऐसे ही सेम पिता में भी होता है कि 46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं। अब ये एक सेल में आ जाते हैं, 23 क्रोमोसोम एक सेल में आ गए हैं जो माता में बनी है, और 23 क्रोमोसोम एक सेल में आ गए हैं जो पिता में बनी है। बाद में दोनों सेल का फ्यूजन हो जाता है, दोनों सेल क्या हो जाती हैं, आपस में फ्यूज हो जाती हैं, और दोनों क्रोमोसोम मिक्स हो जाते हैं, दो सेल से एक सेल बन जाती है। और अब इस सेल में 23 क्रोमोसोम माता के हैं, 23 क्रोमोसोम क्या है, पिता के हैं, और उस सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया, 46 क्रोमोसोम हो गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो डीएनए है या फिर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है 50% माता से बना है, 50% पिता से बना है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और जो जानकारी है यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है उसकी क्या रखते हैं, विरासत की जानकारी रखते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कि जो आनुवांशिकता है, जो आनुवांशिक जानकारी है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसे बनाए रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, ये तो हमने बात कर ली है। ये डीएनए है और ये प्रोटीन है, ये भी एक प्रोटीन है, और इनसे मिलकर के क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। तो डीएनए और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है, डीएनए में सिर्फ डीएनए की बात हो रही है, क्रोमोसोम की जब बात करते हैं तो उसमें डीएनए के साथ साथ कुछ प्रोटीन भी यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। डीएनए के कार्यात्मक खंड को जीन कहा जाता है। अब ये क्या बात हुई, ये बात ये हुई कि हमने कहा जो डीएनए है आपका बहुत लंबा होता है, मीटर्स में होता है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा होता है। और ये एक सेल की बात हो रही है, एक सेल में जो डीएनए है वो क्या होता है, मीटर्स में लंबा होता है, और हर सेल में डीएनए पाया जाएगा, बिना डीएनए के आपका कोई सेल नहीं होगा, ठीक है। हर सेल में क्या होता है, डीएनए पाया जा रहा है, और डीएनए बहुत लंबा होता है, लेंथ में बहुत ज्यादा होता है, मीटर्स में होता है। हमने कहा डीएनए के अलग अलग खंड जो हैं वो अलग अलग गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे कि आपकी जो आवाज है वो कैसी है, जैसे आपने देखा होगा कि वॉइस सबकी अलग अलग होती है,
होती है, एक जैसी तो नहीं होती है। मेल्स में भी आप देखते हैं कि आवाज़ में वैरायटी है, आप आवाज़ से ही अपने दोस्तों को पहचान लेते हैं, अपने घर वालों को पहचान लेते हैं। फीमेल्स में भी सेम ऐसा ही होता है। आपने कहा उस आवाज़ के लिए भी क्या है, आपका जो डीएनए है वो उत्तरदायी है। आप देखते हैं कि आपके घर में जो स्किन टोन है, स्किन टोन सेम भी हो सकता है लेकिन अलग-अलग भी हो सकता है। वो जो स्किन टोन है उसके लिए भी क्या है, आपका डीएनए उत्तरदायी है। तो आपने कहा कि हो सकता है कि डीएनए का ये जो खंड है ये किसी एक गुण के लिए उत्तरदायी है, ये खंड किसी दूसरे गुण के लिए उत्तरदायी है, ये खंड किसी तीसरे गुण के लिए उत्तरदायी है। तो डीएनए का वो खंड, डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी गुण के लिए उत्तरदायी है उसको हम क्या कहते हैं, कार्यात्मक खंड कहते हैं, और इस कार्यात्मक खंड का नाम जीन होता है। कोशिकीय प्रजनन में केंद्रक एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। आपने कहा कि जब यहाँ पे क्या होगा, कोशिकीय प्रजनन होगा, सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है, तब यहाँ पर क्या होता है, केंद्रक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? आपने कहा जब रिप्रोडक्शन होगा तब क्या होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने कहा कि क्रोमोसोम कहाँ पे पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं आपके न्यूक्लियस में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जब प्रजनन होता है तब न्यूक्लियस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक बार सभी चीजों को पढ़िए, पूरा जो यहाँ पे पैराग्राफ है उसे अच्छे से समझिए, क्रोमोसोम को समझिए, डायग्राम को देखिए, और अगर यहाँ पर कोई आपको कंफ्यूजन आती है तो आप लोग इसे पूछ सकते हैं। चलिए, ये हमने बात की है न्यूक्लियस के बारे में। सेल संगठन में जो नेक्स्ट आपका आता है वो आता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म, ठीक है। उससे पहले आपके पास प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल आती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोकैरियोट सेल का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा साइटोप्लाज्म पहले पढ़ लेते हैं। क्या होता है, साइटोप्लाज्म में एक तरल होता है, इसमें न्यूक्लियस है यहाँ पे, और न्यूक्लियस के अलावा कुछ कोशिका के और अंग भी यहाँ पे शामिल होते हैं। तो आपने कहा द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रेफर्ड टू एज साइटोप्लाज्म, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव्य सामग्री को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इट इज अ viscous jelly-like substance that covers the entire cell, says the nucleus। आपने कहा यह एक खतरनाक जेली जैसा पदार्थ है जो केंद्रक को छोड़कर पूरी कोशिका को ढक लेता है। खतरनाक नहीं कहेंगे, खतरनाक का मतलब होता है कि ये पूरी सेल को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, यानी कि केंद्रक को भी कवर करेगा। केंद्रक भी जो है उसी में सस्पेंड है, और इसके अलावा कोशिका के अंग भी इसी में यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। It also contains a variety of specialized cell organelle, each of which serve a specific purpose for the cell। आपने कहा इसमें विभिन्न प्रकार के विशिष्ट कोशिका अंग भी शामिल है, जिनमें से प्रत्येक कोशिका के लिए एक कोशिका अंग के लिए एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करता है। हमने कहा कि यहाँ पर जो यहाँ साइटोप्लाज्म है, यहीं पे बनाते हैं, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को भी घेर रहा है। इसके अलावा इसमें ऐसा नहीं है कि साइटोप्लाज्म में और कुछ नहीं है, साइटोप्लाज्म में कुछ अंग यहाँ पर और होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं, और इनका जो कार्य होता है ये अलग अलग होता है, जो कि सेल को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ये सेल की सहायता करता है डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो ये तो बेसिक सी चीजें हैं जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है सेल के बारे में। हम जो पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक रहेगा आप एक बार देख लेंगे। ये प्रोकैरियोट है और ये यूकैरियोट है। ये यूकैरियोट इसका नहीं है, बल्कि यूकैरियोट का जो डायग्राम है वो ये है, प्रोकैरियोट का जो डायग्राम है वो क्या है, ये है, ठीक है। आप ये सही कर लेंगे, यानी कि ये प्रोकैरियोट है और ये यूकैरियोट है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक होगा वो है प्रोकैरियोट सेल, उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखेंगे। इट मीन्स कि हम बात करेंगे बैक्टीरियल सेल के बारे में, थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर करने वाले हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा पढ़ करके लेके आएंगे और थोड़ा सा देखेंगे क्या होते हैं यहाँ पे प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोटिक सेल के क्या यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।